नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 की व्यंग्य रचना लखनवी अंदाज पढ़ेंगे, जो कि यशपाल जी द्वारा रचित है। व्यंग्य रचना है, उसका परिचय देख लेते हैं। लखनवी अंदाज पाठ में एक ऐसे नवाब साहब का वर्णन किया गया है जो ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए अपने रईसी का प्रदर्शन करने के लिए खीरे में नमक मिर्च लगाकर उसे खाते नहीं बल्कि सूंघते हैं और सूंघकर उसे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। उन्हें देखकर लेखक को यह ज्ञान होता है कि जिस प्रकार केवल सूंघकर ही खीरे के स्वाद का आनंद उठाया जा सकता है और काल्पनिक रूप से तृप्त भी हुआ जा सकता है, उसी प्रकार बिना विचार, घटना और पात्रों के नई कहानी भी लिखी जा सकती है। तो आइए अब हम लखनवी अंदाज पाठ पढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। तो हम यशपाल जी का जीवन परिचय देख लें बच्चों। सबसे पहले जीवन परिचय में हम सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया तथा उनका परिचय भगत और सुखदेव से भी हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़े होने के कारण वे अनेक बार जेल भी गए। उनका विवाह भी जेल में ही हुआ। वे प्रथम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होने पर सन 1933 में जेल से रिहा हुए। जेल से छूटने के बाद उन्होंने सन 1938 में लखनऊ में विप्लव प्रकाशन की स्थापना की। सन 1976 में उनका देहावसान हो गया। बच्चों, उनके पुरस्कार पर जैसे कि हम दृष्टि डालते हैं, इनकी साहित्यिक सेवा तथा प्रतिभा से प्रभावित होकर रीवा सरकार ने देव पुरस्कार इनको प्रदान किया। सोवियत लैंड सूचना विभाग ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1970 में इन्हें दिया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने मंगला प्रसाद पारितोषिक इन्हें 1971 में तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि प्रदान कर इनको सम्मानित किया है। बच्चों, इनकी रचनाओं पर हम दृष्टि डालेंगे। रचनाओं में सबसे पहले उपन्यासों में मनुष्य के रूप, देशद्रोही, दादा कामरेड, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, 12 घंटे, झूठा सच। कहानी संग्रह में पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, वो दुनिया, अभिशप्त आदि है। निबंध संग्रह में इनके निबंध इस प्रकार से हैं: न्याय का संघर्ष, चक्कर क्लब, बात बात में बात, देखा सोचा समझा। और आत्मकथा में सिंहावलोकन, जो कि 3 भागों में प्रकाशित हुई है। आइए बच्चों, इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर दृष्टि डालते हैं। यशपाल जी यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। यशपाल जी साम्यवादी विचारधारा के लेखक हैं। उनके साहित्य पर कार्ल मार्क्स का गहरा प्रभाव है। उनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के विरुद्ध वर्णन मिलता है। उन्होंने समाज को जैसा देखा वैसा ही अपनी रचनाओं में उतार दिया। यशपाल जी ने समाज के ढोंग और खोखलेपन को खोलकर रख दिया था। यशपाल जी के उपन्यास ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ को उजागर करते हैं। उनमें वे व्यक्तिवाद पर चोट करते हुए समाजवादी सिद्धांतों का पोषण करते हैं। उनकी कहानियों में जीवन का यथार्थ अपने उत्कृष्ट रूप में उद्घाटित हुआ है। उनमें यशपाल जी ने आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक शोषण से मनुष्य की मुक्ति के प्रश्न पर लोगों का ध्यान आकर्षण किया है। उन्होंने पूंजीपतियों, नेताओं और पाखंडियों पर भी करारा व्यंग किया है।
आइए बच्चों, अब यशपाल जी की भाषा कैसी थी उनको हम देख लेते हैं। बच्चों, भाषा के क्षेत्र में यशपाल जी ने प्रेमचंद जी की भाषा का पूर्ण अनुसरण किया है। उनकी भाषा जनमानव की सामान्य भाषा है। कहीं कहीं भाषा का संवेदात्मक रूप भी देखने को मिला है, जहां भाषा भावपूर्ण हो गई है, परंतु सामान्यता भाषा सहज और स्वाभाविक है। इनकी भाषा में बोलचाल के अरबी, फारसी व अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। संस्कृत के तत्सम शब्द, देशज शब्दों का भी इन्होंने अपनी रचना में प्रयोग किया है। जैसे कुछ उदाहरण प्रस्तुत है तत्सम शब्दों के: भाव, भंगिमा, स्फुरण, सत्रश्न, निश्वास, चक्षु आदि। उर्दू शब्दों के उदाहरण जो कि इनकी रचनाओं में है: मुफस्सिल, किफायत, आदाब अर्ज, तहजीब, तस्लीम, नफासत, नजाकत, नफीस आदि। अंग्रेजी शब्द भी एब्स्ट्रैक्ट, सेकंड क्लास आदि। यशपाल जी ने मुहावरों का भी अपनी रचना में सटीक प्रयोग किया है। यशपाल जी की शैली किस प्रकार की थी ये भी जान लीजिए। यशपाल जी की शैली बड़ी ओजस्वी व सफल है। उन्होंने अपनी कला में समस्त प्रचलित शैलियों का प्रयोग किया है, जैसे कि जिनमें वर्णात्मक, संवादात्मक आत्म प्रयास किया है, जिसमें वर्णात्मक, संवादात्मक आत्म प्रयास, चरित्र प्रयास, व्यंग प्रयास शैलियां प्रमुख हैं। आइए बच्चों, अब हम पाठ का सारांश पढ़ते हैं। पाठ के सारांश में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि दो व्यक्ति, एक लेखक और एक नवाब साहब, ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में सफर कर रहे हैं। पहला दृश्य जिसका बिंदु हमने दिया है सेकंड क्लास का टिकट लेने का उद्देश्य। तो लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस उद्देश्य से लिया ये हम समझ लेते हैं। तो पहला दृश्य इस प्रकार है: लेखक कोई नई कहानी लिखने हेतु व उस विषय के बारे में सोचने के लिए एकांत चाहता था, इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। साथ ही उसकी इच्छा यह भी थी कि वह रेल की खिड़की से मार्ग में आने वाले प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कुछ सोच सके, कुछ विचार कर सके, कुछ नई कल्पना कर सके। दूसरा दृश्य, डिब्बे में नवाब साहब की उपस्थिति। जिस डिब्बे में लेखक चढ़े उसमें पहले से ही एक नवाब साहब पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने दो ताजे खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक के उस डिब्बे में चढ़ने पर नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। बच्चों, आप खीरे तो समझ ही गए होंगे। खीरे आप जानते हैं, जिसे हम हरी ककड़ी के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देखते हैं। लेखक को लगा कि नवाब साहब उसके इस डिब्बे में आने से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि किसी सफेद पोश के सामने खीरे जैसी साधारण खाद्य सामग्री खाने में उन्हें संकोच हो रहा था, तो उन्हें असंतोष का भाव महसूस हुआ। अब तीसरे दृश्य में हमने जो बिंदु बनाया है वह इस प्रकार है: लेखक, नवाब साहब और खीरा। अब इसको देखते हैं। जब बहुत देर हो गई तो नवाब साहब को लगा कि वह खीरे किस प्रकार खाए। अब वो इंतजार भी कर रहे थे। खीरे ताजे थे, बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। कटे हुए साफ करके उन्होंने तौलिए पर बिछा के रखे हुए थे। तो वह खीरे किस प्रकार खाए इसकी वो युक्ति सोच रहे थे। तब हार कर उन्होंने लेखक को खीरे खाने का निमंत्रण दे दिया, जिसे लेखक ने धन्यवाद सहित ठुकरा भी दिया, अर्थात उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। लेखक द्वारा खीरा खाने के लिए मना करने पर नवाब साहब ने खीरों के नीचे रखे हुए तौलिए को झाड़कर सामने बिछाया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जेब से नवाब साहब ने चाकू निकाला। चाकू निकालकर दोनों खीरे के सिर काटे। सिरे आप समझ रहे होंगे ना, सिरे काटे
उन्हें घिसकर उनका झाग निकाला और बहुत एहतियात अर्थात सावधानी पूर्वक उनको छीलकर खीरों की उन फाकों को करीने से अर्थात तरीके से तौलिए पर सजाया। यह सब करने के बाद उन्होंने क्या किया बच्चों, उन फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। बच्चों ये सुनकर क्या आपके मुंह में पानी तो नहीं आने लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सब देखकर लेखक एवं नवाब साहब दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। मुझे लग रहा है, मैं कल्पना कर रही हूं कि आप लोगों के मुंह में भी पानी अवश्य आ रहा होगा। अब अगला दृश्य जो कि हम देखते हैं, नवाब साहब का खीरे खाने का विशिष्ट ढंग। तो नवाब साहब किस तरह से खीरे खाते हैं ये अब हम देखते हैं। ये सब करने के बाद, क्या सब करने के बाद, जैसा कि हमने पिछले दृश्य में देखा कि उन्होंने लोटा उठाकर खीरे को पहले खिड़की के बाहर धोया, फिर उसके बाद उन्होंने उसे तौलिए से पोंछा और चाकू निकालकर उनकी फाके करने के बाद उन्हें तौलिए पर सजाया। सजाने के बाद उसमें जीरा मिला नमक और लाल मिर्च उस पर बुरक दी। ये सब कार्य करने के बाद नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक को खीरे खाने का निमंत्रण दिया। खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी, भला सोचो, इतनी आकर्षक चीज, इतने सजे हुए, इतने आकर्षक तरीके से जैसे लेखक ने उनको निमंत्रित किया, तो सभी की इच्छा हो जाती है खीरा खाने की। तो खीरा खाने की लेखक की भी इच्छा हो रही थी। खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उनका मैदा कमजोर है। मैदा कमजोर होना मतलब उनकी पाचन शक्ति कमजोर होना है ना, या उनका हाजमा कमजोर होना। तो अब आप समझ गए मैदा कमजोर होने का क्या अर्थ है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तब नवाब साहब ने फाकों को सूंघा, स्वाद का आनंद लिया और उन फाकों को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। बच्चों आपको आश्चर्य हो रहा होगा, नवाब साहब खाते खाते उन खीरों को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, ऐसा उन्होंने क्यों किया, और कितने क्या खीरे खराब थे। पर खीरे तो खराब भी नहीं थे और ताजे थे और इतने स्वादिष्ट दिखने में लग रहे थे। फिर भी उन्होंने उन फाकों को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद लेखक की ओर देखते हुए तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। लेखक को लगा जैसे वह उससे कह रहे हैं कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। वह लेखक को खानदानी रईसों का तरीका दिखाने चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने उसको एक एक करके उनकी फाकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया था। इसके बाद लेखक को नवाब साहब के मुंह से भरे पेट की ऊंची डकार का स्वर भी सुनाई दिया। कितने आश्चर्य की बात है, खीरा उन्होंने खाया भी नहीं और उन्हें भरे पेट की डकार भी आने लगी। आइए अब हम आगे का दृश्य देखते हैं, नई कहानी का आधार। तो लेखक ध्यान करने लगा कि नवाब साहब के इस तरीके को सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया और अमूर्त तरीका तो माना जा सकता है, परंतु उदर अर्थात पेट की तृप्ति तो नहीं हो सकती, भूख नहीं मिट सकती। नवाब साहब ने डकार ली और कहने लगे, खीरा स्वादिष्ट तो होता है पर आसानी से पचता नहीं है। ये किसका कहना था बच्चों? नवाब साहब का कहना था। यह सुनते ही लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, मतलब उनकी आंखें खुल गई। उसने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने पर डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्र के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो ये नई कहानी का आधार था। ये हमने जो आप पढ़ा, इतने दृश्यों के आधार पर, इतने बिंदुओं के आधार पे हमने पाठ का सारांश बच्चों पढ़ लिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ का सारांश पसंद आया होगा
और ये व्यंग्य रचना भी पसंद आई होगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों को लेते हैं। तो हमें इस अनुच्छेद का सबसे पहले अर्थ समझ के और उसमें से जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर सावधानी पूर्वक लिखने हैं। अनुच्छेद इस प्रकार से है। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ मतलब सामान्य या मामूली वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो ये अनुच्छेद जो आपको पटल पर दिखाई दे रहा है, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न निकाले गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर लिखने का हम अभ्यास करेंगे। आइए, प्रश्न इस प्रकार से है। खीरे को अपदार्थ वस्तु क्यों कहा गया है? जिसका उत्तर है खीरे को अपदार्थ वस्तु इसलिए कहा गया है क्योंकि खीरा एक आसानी से उपलब्ध होने वाली सामान्य वस्तु है जिसे सामान्य व्यक्तियों का खाद्य पदार्थ समझा जाता है। दूसरा प्रश्न जो अनुच्छेद से लिया गया है वह इस प्रकार से है। डिब्बे के बारे में लेखक का क्या अनुमान था? तो बच्चों, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। डिब्बे के बारे में लेखक का अनुमान था कि डिब्बा निर्जन अर्थात खाली होगा। डिब्बा मतलब रेल का डिब्बा। आइए अगला प्रश्न इस प्रकार से है। लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने पर उसमें बैठे सज्जन की कैसी प्रतिक्रिया हुई? उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने पर उसमें बैठे सज्जन की आंखों में अपने एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया क्योंकि वह एकांत में रहकर सफर करना चाहते थे। तो ये 3 प्रश्न जो हमें अनुच्छेद के अर्थ के आधार पर लिखने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले हम सही विकल्प हमें चुनकर लिखना है। तो प्रश्न है और प्रश्न के नीचे 4 उत्तर हैं, 4 विकल्प हैं। उनमें से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है, नवाब साहब ने तौलिए पर क्या रखा था? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, एक विकल्प है आम, दूसरा है खीरा, तीसरा है तरबूज और चौथा है अंगूर। तो इसका सही उत्तर है खीरा तौलिए पर रखा था। किसने रखा था? नवाब साहब ने। दूसरा प्रश्न है, सफेद पोश शब्द का अर्थ है। तो 4 विकल्प बच्चों इसके सामने है। तो पहला विकल्प है भद्र व्यक्ति, सफेद कपड़ा, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भद्र व्यक्ति। बच्चों, जैसे आपको पाठ के पीछे शब्द संपदा दी हुई है, शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन्हें भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हुए जाना है, उनके अर्थ सहित और याद करना है। इससे भी आपको बीच बीच में प्रश्न के उत्तर देने में आसानी होगी। लेखक, तीसरा है, लेखक सेकंड क्लास डिब्बे में क्यों बैठा? पहला विकल्प है वह एकांत में कहानी लिखना चाहता था। दूसरा है वह सेकंड क्लास का आनंद लेना चाहता था। तीसरा है वह नवाबी अंदाज दिखाना चाहता था। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आपके समक्ष जो पहला वाला है वही इसका सही उत्तर है। वह एकांत में कहानी लिखना चाहता था, इसलिए सेकंड क्लास डिब्बे में लेखक बैठा था। अगला प्रश्न है, लेखक ट्रेन के किस क्लास में
यात्रा कर रहा था। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या सामान्य कोच, इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से जैसे हमने पढ़ा है अपनी प्रस्तुति में कि सेकंड क्लास में लेखक यात्रा कर रहे थे, तो हम इसका सही उत्तर लगाएंगे सेकंड क्लास। अगला प्रश्न है, तस्लीम शब्द का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है तसल्ली देना, दूसरा है सम्मान में, तीसरा है तलाश करना और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों सम्मान में। तस्लीम शब्द का अर्थ है सम्मान में। आइए बच्चों, इन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में हम रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न देखते हैं। पहला है, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत रिक्त स्थान थी। तो इसके 2 उत्तर हैं, लेखक या नवाब साहब की। तो इसका उत्तर है लेखक की पुरानी आदत थी। दूसरा है, लखनवी अंदाज पाठ की शैली क्या है? तो वर्णनात्मक शैली या व्यंग्यात्मक शैली? तो जैसा कि हमने पढ़ा और मैंने भी पहले आपको बताया है, लखनवी अंदाज पाठ की शैली है व्यंग्यात्मक शैली। तीसरा है, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में कौन सा भाव दिखा था? संतोष का भाव या असंतोष का भाव? तो इसका सही उत्तर है असंतोष का भाव उन्हें उनकी आंखों में दिखा था। अगला प्रश्न इस प्रकार से है बच्चों, सत्य असत्य लिखिए। कुछ कथन आपके समक्ष है, उन कथनों के आगे सत्य असत्य कथन लिखना है। पहला है, लेखक कनखियों से खिड़की की तरफ देख रहे थे। तो इसका उत्तर सत्य है या असत्य? तो इसका उत्तर असत्य है, क्योंकि लेखक कनखियों से खिड़की की तरफ नहीं देख रहे थे, नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने अखबार खरीदा था। यह बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने अखबार नहीं, खीरे खरीदे थे। वार्तालाप की शुरुआत नवाब साहब ने की। यह बिल्कुल सत्य कथन है। उन्होंने खीरे खाने के लिए उन्हें पूछा था लेखक को। नवाब साहब को मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना गवारा न था। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे बेचने के इस्तेमाल का तरीका नहीं जानते थे। तो ये बिल्कुल असत्य कथन है। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे बेचने के इस्तेमाल का तरीका बखूबी जानते हैं। आइए अब एक वाक्य में उत्तर हमें देना है। पहला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे के साथ क्या किया? नवाब साहब ने खीरे को काटकर सूंघा और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दूसरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज नामक पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, लखनवी अंदाज नामक पाठ में सामंत वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? तो इसका उत्तर है, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन करना लेखक को अच्छा नहीं लगा। अगला प्रश्न, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण क्या बताया? तो लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण बताया कि इच्छा नहीं है। पहला कारण तो यही था। दूसरा है, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? इसका उत्तर भी हम देखते हैं। अमीरी दिखाने के लिए नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगला प्रश्न है, संतृष्ण आंखों का क्या अर्थ है? तो बच्चों, संतृष्ण आंखों का अर्थ है तृष्णा या कामना से भरी आंखें। अब हम कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब ने किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनक भी वे उत्सुक नहीं है? तो इसका उत्तर है, जब लेखक दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़े तो वहां पर बैठे एक नवाब साहब के हाव भाव देखकर ऐसा लगा जैसे वह उस डिब्बे में अकेले ही सफर करना चाहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों से नवाब साहब के हाव भाव को समझा जा सकता है। पहला हाव भाव जैसे कि इस प्रकार था, लेखक को देखते ही नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव दिखने लगा था।
और दूसरा संकेत था नवाब साहब ने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की थी। नवाब साहब लेखक की ओर देखने की बजाय खिड़की की ओर देखने लगे। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर मैं आपको समझा देती हूँ। नवाब साहब ने बहुत ही जतन से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंत में उसे नाक के पास ले जाकर सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। संभवतः लेखक को नीचा दिखाने और अपनी खानदानी रईसी का परिचय देने के लिए उनने ऐसा किया होगा। उनका ऐसा करना उनके अभिमानी स्वभाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? जिसका उत्तर है, यशपाल के इस विचार से हम पूर्णतः सहमत हैं कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। अनेकों बार ऐसी बात अपने आप होती चली जाती है जिसके विषय में ना तो हमने कभी सोचा होता है और ना ही विचार किया होता है। वह बात बढ़ते बढ़ते एक कहानी का आकार ले ही लेती है और घटना ना होते हुए भी वह घटित होती जाती है। देखने में तो वह एक मामूली सी बात होती है, लेकिन एक कथा का रूप वह धारण कर लेती है। अब कुछ भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न आपको पटल पर दिखाई दे रहे हैं बच्चों। इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यह इस प्रकार से है, एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे, तो इसमें आपको क्रिया भेद लिखना है। मारे बैठे थे कि है संयुक्त क्रिया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, इसमें दिखाया में सकर्मक क्रिया। ठाली बैठे कल्पना कहते रहने की पुरानी आदत है, इसमें है सकर्मक क्रिया। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खरीदे होंगे, इसमें खरीदे होंगे है संयुक्त क्रिया। अगला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला इसमें सकर्मक क्रिया है। नवाब साहब में संतुष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हीरे की फाकों की ओर देखा, तो यहाँ देखा सकर्मक क्रिया है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए संयुक्त क्रिया। जेब से चाकू निकाला सकर्मक क्रिया। आइए बच्चों, अब आपका गृह कार्य आप देख लीजिए। ये आपका अनुच्छेद जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। इसका अनुच्छेद का अर्थ समझना है और अर्थ समझने के बाद बच्चों आपको इसमें से ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढ करके लिखने हैं। तो प्रश्न मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। लेखक ने नई कहानी का लेखक किसे कहा है? दूसरा है, नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर क्या कहा? और अंतिम प्रश्न है, लेखक ने किस तरीके को एब्स्ट्रैक्ट कहा है? तो ये 3 प्रश्न तो इस अनुच्छेद से लिखने हैं। एक प्रश्न मैंने आपको और दिया है, वो आपको अपनी सूझबूझ के आधार पर लिखना है। आप इस निबंध, जो इसका नाम है लखनवी अंदाज, इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे वो आपको अपने विचार इसमें लिखने हैं। तो बच्चों, ये आपकी आज की प्रस्तुति थी और इनके प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और याद करें। धन्यवाद।